प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी इस व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। हम अपने आसपास जो भी जानवर देखते हैं या पादप देखते हैं या आप तक आपने जो भी पढ़ा है, आप देखते हैं कि दो प्रकार के जो सेक्स हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। एक जिसको हम नर या मेल कहते हैं और दूसरा मादा या फीमेल। अनेक जो प्राणी हैं या पादप हैं उनमें ये दोनों प्रकार के जो सेक्स हैं या दोनों प्रकार के जो लिंग हैं वो किसी एक ही वेष्टि पे उपस्थित होते हैं। जबकि अपने आसपास जो भी हम प्राणियों को देखते हैं उनमें हम देखते हैं कि उनमें नर और मादा अलग अलग दो वेष्टियों में पाए जाते हैं। तो सेक्स जो है उसका प्रमुख अंतर जो यही है, हो सकता है कि आकारिकी या बाह्य स्वरूप में उनमें कोई अंतर ना दिखाई दे, नर और मादा दोनों एक जैसे दिखाई दे सकते हैं, जैसा कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं या कुछ दूसरे प्राणी हैं उनमें ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन उनमें जो प्रमुख विभेदन है वो उनके आंतरिक संरचना या उनके जननांगों में हो सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर है वो ये है कि उनके जो गोनेड्स या जो जनद होते हैं उनके द्वारा बनाए जाने वाले युग्मकों में प्रमुख रूप से अंतर दिखाई देता है। सामान्यतः नर से बनने वाले युग्मक जिनको हम जंतुओं के संदर्भ में शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं, और मादा के द्वारा बनने वाले जो युग्मक हैं उनको अंडाणु या ओवम कहा जाता है। सामान्यतः शुक्राणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं और वो किसी प्रकार से अंडे तक पहुंचते हैं। अंडा जो होता है वो स्थिर होता है, उसमें कोशिका द्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है। शुक्राणु में भी एक गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय होता है, अंडे में भी एक गुणसूत्रों का अगुणित समुच्चय होता है और उन दोनों के जुड़ने से एक द्विगुणित कोशिका बनती है और उसमें आगे के विभाजनों के फलस्वरूप और विभेदन के फलस्वरूप एक जायगोट और फिर एक एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है जो आगे एक वेस्ट में विकसित हो जाता है। तो लिंग निर्धारण एक लैंगिक जरण करने वाले प्राणियों में एक महत्वपूर्ण परिघटना है। तो लैंगिक जरण करने वाले प्राणियों में अगर दोनों लिंग नर और मादा दोनों अगर एक ही वेष्टि में उपस्थित होते हैं तो ऐसे प्राणी उभयलिंगी या हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। पादपों की श्रेणी में उनको मोनोसियस कहा जाता है। मोनोसियस का मतलब है कि वन हाउस, अर्थात दोनों जो लिंग हैं या दोनों सेक्स हैं वो किसी एक ही प्राणी पर उपस्थित हैं, इसलिए उसको मोनोसियस या वन हाउस कहा जाता है। दूसरे ऐसे जीव जिनमें नर और मादा दो अलग अलग वेष्टियों में उपस्थित होते हैं, ऐसे जीव द्विलिंगी कहा जाता है या इनको डायसियस कहा जाता है। यहाँ पर डायसियस का मतलब है एक लिंगी कहा जाता है या फिर उनको डायसियस कहा जाता है। डायसियस का मतलब है कि टू हाउस, यानी दोनों जो सेक्स हैं वो अलग अलग वेष्टियों में उपस्थित हैं। तो लिंग की उपस्थिति के आधार पे जो प्राणी हैं, सेक्स किस प्रकार से उनमें उपस्थित हैं उसके आधार पे दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में जब इसको एक लिंगी को हम डायसियस कहेंगे जबकि द्विलिंगी को मोनोसियस कहा जाता है। इसका शुद्ध हिंदी रूपांतरण आप देखोगे तो आपको मिलेगा एक लिंगाश्रयी, द्विलिंगाश्रयी। तो मोनोसियस का मतलब होता है एक लिंगाश्रयी, अर्थात एक लिंगाश्रय से तात्पर्य है या मोनोसियस से तात्पर्य है जब दोनों जो सेक्स हैं यानी नर और मादा दोनों जननांग जब किसी एक ही वेष्टि पर उपस्थित होते हैं तो ऐसे जो प्राणी या ऐसे जो जीव हैं वो एक लिंगाश्रय या मोनोसियस कहे जाते हैं। और जब दोनों जो सेक्स हैं वो दो अलग अलग प्राणियों या वेष्टियों पर उपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में इनको डायसियस या द्विलिंगाश्रय कहा जाता है। अधिकांश अपन पादपों को देखते हैं तो पादप जो होते हैं वो पादप मोनोसियस होते हैं और उनके जो पुष्प होते हैं वो सामान्यतः उभयलिंगी पुष्प उनमें होते हैं। हालांकि कुछ पादपों में नर पुष्प और मादा पुष्प अलग अलग बनते हैं, जैसे मक्का में आप देख सकते हैं। कुछ जो पादप हैं उनमें नर पादप अलग होता है और मादा पादप भी अलग होता है। इनकी चर्चा हम जब पादपों में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तब मैं उसकी चर्चा थोड़ी बहुत करूँगा। यहाँ पर हम पहले जो है वो जंतुओं में लिंग निर्धारण की बात करते हैं। जंतु जो लैंगिक जनन करने वाले जो जंतु हैं और जो एक लिंगी हैं, अर्थात जिसमें नर और मादा जननांग दो अलग अलग वेष्टियों में उपस्थित होते हैं, यहाँ पर हम उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन की या लिंग निर्धारण की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो सेक्स जो है वो किसी एक प्राणी का एक फिनोटाइप होता है, एक लक्षण प्ररूप होता है। सामान्यतः नर और मादा में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलता है।
लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि बाह्य लक्षणों के आधार पर जब नर और मादा को अलग अलग पहचाना जा सके तो ऐसी स्थिति लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। उच्चतर जो प्राणी होते हैं या जो हायर कोर्टेट्स हैं उनमें लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। जैसे मनुष्य की बात करें तो बाह्य लक्षणों के आधार पर स्त्री और पुरुषों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। उसी प्रकार पक्षियों में या जो दूसरे जो जानवर हैं जो स्तनधारी हैं उनको उनमें भी हम लैंगिक द्विरूपता है वो देखने को मिलती है। तो लिंग निर्धारण है वो किन किन तरीके से होता है, कैसे कैसे होता है, तो उसमें कुछ जो लिंग निर्धारण के जो तरीके हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे ही जायगोट बनता है सामान्यतः उसी दौरान लिंग का निर्धारण हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में वो परिवर्तन के दौरान आगे लिंग निर्धारण होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण एक अलग परिघटना है, जबकि सेक्स डिफ्रेंसिएशन या लिंग विभेदन जो है वो एक अलग परिघटना है। इसकी हम बाद में बात करेंगे। लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके कई तरीके हैं। उसमें है पहला है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण, क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी जब लिंग निर्धारण गुणसूत्रों के द्वारा हो, किसी विशेष एक गुणसूत्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर अगर लिंग का निर्धारण होता है तो वो गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कहलाता है। इसमें कई प्रकार की प्रणाली हैं, कई सिस्टम हैं, जैसे XY सिस्टम, X0 सिस्टम, ZW सिस्टम, अगुणित द्विगुणित सिस्टम और जननिक जीनिक संतुलन सिद्धांत जो ड्रोसोफिला पे लागू होता है। दूसरा जो लिंग निर्धारण है वो जीनीय लिंग निर्धारण, यानी किसी विशेष जीन के द्वारा अगर लिंग निर्धारण होता है, गुणसूत्रों में कोई अंतर नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जो लिंग निर्धारण है वो जीनीय लिंग निर्धारण जो प्रोटोजोआ में देखने को मिलता है। फिर है वातावरणीय लिंग निर्धारण, अगर एनवायरनमेंट के द्वारा भ्रूणीय परिवर्तन को अगर वातावरण प्रभावित करे और उस वातावरण के प्रभाव से, जैसे तापमान हो सकता है, उसके प्रभाव से अगर किसी पर्टिकुलर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। इसके बाद में हम जंतुओं में लिंग निर्धारण की बात कर रहे थे। इसके बाद में एक टॉपिक में मैं पादपों में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की। गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की जो परिघटना है इसको सबसे पहले HV हैंकिंग नामक वैज्ञानिक ने 1891 में खोजा था। उन्होंने देखा था वो एक जो कीट होता है हेमिप्टेरा का सदस्य, उस पर वो अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने सबसे पहले क्रोमोजोम और सेक्स डिटर्मिनेशन के बीच में क्या संबंध है उसको आइडेंटिफाई किया था। उसने देखा था कि इस कीट की जो मादा है, उस कीट की मादा में बनने वाले जो अंडे हैं या उसके जो युग्मक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ युग्मक ऐसे होते हैं, कुछ युग्मक उन्होंने ऐसे देखे जिसमें एक पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो अब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता। कुछ युग्मक ऐसे होते हैं जिनमें वो पर्टिकुलर जो पार्टिकल एक विशेष संरचना जो है वो प्रेजेंट होती है। उनको पता नहीं था कि ये विशेष संरचना कोई क्रोमोजोम है, हालांकि उन्होंने ये आइडेंटिफाई अवश्य कर लिया कि एक विशेष जो संरचना है वो कुछ युग्मकों में अब्सेंट होती है और कुछ जो सेल्स या जो एग हैं उनमें वो प्रेजेंट होती है। और उन्होंने उस पार्टिकल या उस जो संरचना का नाम उन्होंने रख दिया एक्स। जैसे हम कह देते हैं ना कि जब हम किसी के बारे में नहीं जानते तो हम कह देते हैं कि माना कि ये एक्स, उन्होंने कह दिया कि ये एक्स है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। उसके बाद में सी मैकलंग 1902 में उन्होंने उस एक्स संरचना को बताया कि ये जो संरचना है ये वास्तव में लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती है। तो सबसे पहले CE मैकलंग ने उस एक्स पार्टिकल या एक्स संरचना को उन्होंने बताया कि ये लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और फिर इसको प्रूव कर दिया E.B. विल्सन ने 1905 में। E.B. विल्सन ने 1905 में इसको प्रूव किया कि वास्तव में जो एक्स स्ट्रक्चर है वो एक क्रोमोजोम है और वो क्रोमोजोम जो है वो लिंग निर्धारण में भूमिका निभाती है। तो वो भी एक कीट पे एक अध्ययन कर रहे थे और उन्होंने देखा कि वो जो कीट है उसका जो मेल होता है उस मेल में 13 क्रोमोजोम होते हैं, जबकि जो फीमेल होती है उसमें 14 क्रोमोजोम होते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो मेल होता है उस मेल में 13 क्रोमोजोम होते हैं, यानी उनमें जो एक्स जैसी संरचना है वो एक सिंगल होती है, बाकी 12 दूसरे प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं, तो उनमें 12+X की स्थिति होती है। जबकि जो फीमेल होती है उनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें 12 अलग क्रोमोजोम होते हैं, प्लस जो एक्स जैसी संरचनाएं हैं वो 2 होती हैं। तो एक्स 2 होते हैं तो 12+2 ये 14 हो जाते हैं। तो उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ये वास्तव में जो एक्स जो पार्टिकल है या एक्स संरचना है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करती है जब ये संरचनाएं संख्या में 2 होती हैं,
ऐसी स्थिति में फीमेल बनती है, और जब ये एक ही होता है तो ऐसी स्थिति में मेल बनता है। तो उस एक्स क्रोमोजोम की खोज इस प्रकार से हुई। उसके बाद में एक दूसरा क्रोमोजोम उसको भी खोजा गया दूसरे जीवों में जो लिंग निर्धारण में भूमिका निभाता है, तो उसको फिर वाई नाम दे दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वाई क्रोमोजोम है उसकी स्ट्रक्चर कोई वाई के शेप की होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इसका नाम एक्स रखा गया इसलिए उसका नाम फिर वाई रख दिया गया, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो लिंग निर्धारण में ये क्रोमोजोम की भूमिका किस प्रकार से होती है, इसका जो इतिहास है वो इस प्रकार रहा। और कौन कौन से क्रोमोजोम हैं या किस प्रकार के क्रोमोजोम उन हैं वो लिंग निर्धारण में पार्टिसिपेट करते हैं, ये अलग अलग जो जंतुओं में थोड़ी अलग अलग व्यवस्था होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्स 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 वाई सिस्टम। हम जानते हैं कि मनुष्य स्वयं जो है उसमें भी इस प्रकार का सिस्टम होता है, एक्स 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 वाई सिस्टम होता है। दूसरे जो स्तनधारी प्राणी हैं उनमें भी ऐसी सिस्टम पाया जाता है, कुछ पादपों में भी ऐसा सिस्टम पाया जाता है। आप इससे भली भांति परिचित हैं। आपको पता है कि मनुष्य में टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं। उसमें से जो 2 क्रोमोजोम हैं जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, उन क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम कहा जाता है या लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। बाकी जो दूसरे जो 44 या 44 क्रोमोजोम हैं, उन 44 क्रोमोजोम जो सेक्स डिटर्मिनेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहा जाता है। सेक्स क्रोमोजोम जो हैं जो मनुष्य में 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोजोम जिसको एक्स कहा जाता है, दूसरा एक छोटा क्रोमोजोम होता है जिसको वाई कहा जाता है। ये दोनों जो क्रोमोजोम हैं वो एक दूसरे से संरचना में काफ़ी भिन्न होते हैं, और इनमें कुछ रीजन जो या कुछ क्षेत्र ही ऐसा होता है जो समानता दर्शाता है, और वह जो रीजन है वह स्यूडो ऑटोसोमल रीजन कहलाता है, जो उन क्रोमोजोम के टिक्स पे होता है। बाकी इनमें कहीं क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, क्योंकि ऑटोसोम में हम जानते हैं कि ऑटोसोम जो 44 ऑटोसोम क्रोमोजोम होते हैं वो 22 जोड़ों में होते हैं, और प्रत्येक जोड़े का जो गुणसूत्र है ये समजात गुणसूत्र कहलाते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाते हैं। और समजातता का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये गुणसूत्र का पेड़ है, तो यहाँ पर इस गुणसूत्र में इस भाग में किसी विशेष लक्षण के लिए कोई एलील उपस्थित है, तो उसके जोड़ीदार गुणसूत्र पर भी इस भाग में या इस लोकस पर उसी विशेष लक्षण के लिए उत्तरदायी जो एलील है वो मौजूद होगा। तो इस प्रकार के जो क्रोमोजोम जो बिल्कुल संरचना में समान होते हैं, ये समजात या होमोलोगस क्रोमोजोम कहलाते हैं। तो कायिक गुणसूत्रों या ऑटोसोम्स में ये समजातता का गुण पाया जाता है। जबकि लिंग गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो एक्स क्रोमोजोम थोड़ा आकार में बड़ा होता है, जबकि वाई क्रोमोजोम जो है वो एक छोटा होता है। तो इनमें ऐसी समजातता या ये जो होमोलोगस का स्थिति का जो गुण है वो नहीं पाया जाता। हालांकि इनमें भी कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो इनके टिप्स पे होते हैं, किनारों पे होते हैं। इन क्षेत्रों में इनमें समजातता देखने को मिलती है। इस प्रकार के जो रीजन है इनको स्यूडो ऑटोसोमल रीजन कहा जाता है, PAR कहा जाता है। तो PAR क्या है? ये स्यूडो ऑटोसोमल रीजन कहलाता है। तो ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, और इस पे जो मेंडल के जो पृथक्करण के नियम हैं या जो सिद्धांत हैं वो लागू किए जा सकते हैं। बाकी दूसरे कोई भी जो एरिया है जहाँ जिस पे उपस्थित जो जीन हैं उनमें कोई इस प्रकार का करेक्टर नहीं होता, वहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो दोनों गुणसूत्रों में अलग अलग होता है। तो उन जीन्स पे उपस्थित या उनके द्वारा निर्धारित जो करेक्टर हैं वो एक पर्टिकुलर उस क्रोमोजोम के साथ ही जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार के जो करेक्टर हैं वो एक्स लिंक्ड करेक्टर या वाई लिंक्ड करेक्टर कहलाते हैं, जो कि इस सूडो ऑटोसोमल रीजन में उपस्थित नहीं होते। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई लक्षण उपस्थित है, उसके लिए उत्तरदायी कोई जीन है, तो उसका वाई के साथ क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो करेक्टर है वो एक्स गुणसूत्र के साथ ही जुड़ा रहेगा। तो ऐसा करेक्टर है वो एक्स लिंक्ड करेक्टर कहलाता है। दूसरा, मान लीजिए कि इसी प्रकार वाई में यहाँ पर कोई करेक्टर है, उससे जुड़ा हुआ कोई जीन उपस्थित है, तो ये हमेशा वाई के साथ ही जुड़ा रहेगा, ये कभी भी क्रॉसिंग ओवर के द्वारा एक्स के साथ नहीं ट्रांसफर हो सकता। तो ये जो करेक्टर है वो वाई लिंक्ड या वाई सहलग्न जो लक्षण है वो कहलाएगा। तो जो सेक्स क्रोमोजोम है उन पे सामान्यतः मेंडल के जो सिद्धांत हैं वो लागू नहीं होते हैं, जबकि ऑटोसोम्स पे मेंडल के जो आनुवंशिकी के नियम हैं वो लागू होते हैं। तो जब भी हम मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों की पालना की बात करते हैं, उसके लागू होने की बात करते हैं, तो वो हम ऑटोसोम पे करते हैं। सेक्स करेक्टर या सेक्स क्रोमोजोम से जुड़े हुए जो करेक्टर हैं उनकी वंशानुगति एक अलग तरीके से होती है, जिसकी हम चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम एक्स गुणसूत्र या लिंग सहलग्न वंशानुगति की बात करेंगे। तो एक्स 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 वाई सिस्टम में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऐसी व्यवस्था में जो मादाएं होती हैं उनमें
44 ऑटोसोम के साथ साथ जो दो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो दोनों एक्स प्रकार के होते हैं, यानी वो एक्स एक्स होते हैं। जबकि जो नर होते हैं उनमें 44 ऑटोसोम के साथ लिंग गुणसूत्र के रूप में एक एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोजोम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मादा जब युग्मक बनाएगी तो युग्मकों के निर्माण के दौरान आपको पता है कि अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस होता है और उस दौरान समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक युग्मक में एक अगुणित समुच्चय गुणसूत्रों का प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जब मादा में जब युग्मक बनेंगे तो ऑटोसोम से 22, जो 44 है टोटल, उससे 22 क्रोमोजोम जाएंगे प्रत्येक युग्मक में, और यहाँ पर सेक्स क्रोमोजोम का जब पृथक्करण होगा वो अलग अलग होंगे, तो प्रत्येक युग्मक में एक एक्स क्रोमोजोम चला जाएगा। ऐसी स्थिति में सभी जो युग्मक या जो अंडे बनेंगे उसमें 22+X जो क्रोमोजोम है वो पाए जाएंगे। तो ऐसे जो अंडे हैं वो सभी समान प्रकार के होंगे। ऐसी स्थिति में जो मादा जो होती है वो समयुग्मकी होती है, यानी होमोगैमेटिक होती है। सभी युग्मक हैं वो उसमें समान प्रकार के बनते हैं। लेकिन अगर आप नर में देखोगे तो नर में जब इसमें मियोसिस होगा तो काय गुणसूत्र 22 हो जाएंगे, प्लस कुछ युग्मक ऐसे होंगे जिसमें एक एक्स क्रोमोजोम होगा, जबकि कुछ युग्मक ऐसे होंगे जिसमें वाई क्रोमोजोम प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। उसमें से आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें एक्स क्रोमोजोम होगा और आधे युग्मक ऐसे होंगे जिनमें वाई क्रोमोजोम होगा। तो इस प्रकार जो नर होता है वो विषम युग्मकी होता है, हेट्रोगेमेटिक होता है। ये चार्ट है, इससे आप आसानी से समझ सकते हो। नर में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, आधे युग्मक जिसमें एक्स क्रोमोजोम और आधे युग्मक है जिनमें वाई क्रोमोजोम। मादा से केवल एक ही प्रकार का युग्मक बनता है जिसमें सब में एक्स क्रोमोजोम होता है। जब ये अगर नर के एक्स क्रोमोजोम वाले शुक्राणु, यानी ऐसा शुक्राणु जिसमें एक्स क्रोमोजोम है, उसके साथ अगर निषेचन होता है तो मादा बनती है, यानी बच्ची का जन्म होता है। अगर हम मनुष्य में इसकी बात करें तो, और अगर वाई क्रोमोजोम वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होता है तो नर बनता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लड़का या लड़की के पैदा होने में नर की भूमिका होती है, ना कि स्त्री की भूमिका होती है, क्योंकि जो नर होता है उसी से दो प्रकार के जो युग्मक बनते हैं। उसमें एक्स क्रोमोजोम वाले स्पर्म हो सकते हैं या आधे स्पर्म ऐसे हो सकते हैं जिसमें वाई क्रोमोजोम होता है। तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण स्तनधारियों में कुछ और एक लिंगी पात्रों में ये देखने को मिलता है। दूसरा जो लिंग निर्धारण की जो व्यवस्था है, जिसको XXXO व्यवस्था कहा जाता है, ये ग्रास होपर या टिड्डे में देखने को मिलती है या कुछ दूसरे अन्य जो कीटों में देखने को मिलती है। यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस ये है कि यहाँ पर नर में वाई क्रोमोजोम के स्थान पे कोई क्रोमोजोम नहीं होता, यानी वो अब्सेंट होता है। तो नर में क्या होता है, ऑटोसोम के साथ साथ ऑटोसोम तो होते ही हैं, उसके साथ साथ एक एक्स क्रोमोजोम होता है। जबकि जो मादा होती है उसमें ऑटोसोम के साथ साथ दो एक्स क्रोमोजोम होते हैं, और एक्स पार्टिकल या एक्स क्रोमोजोम की खोज है वो इन्हीं में हुई थी, जिसकी चर्चा मैंने पहले की है। तो जो मादा होती है उस मादा में बनने वाले युग्मक जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी सभी में ऑटोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोजोम होगा। जबकि जो नर है उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है उसकी कोशिकाओं में। तो दूसरे एक्स क्रोमोजोम के स्थान पे चूंकि कुछ नहीं है इसलिए हम इसको जीरो से लिख देते हैं और इसको पढ़ते हैं XO। ओ का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि उसमें कोई ओ क्रोमोजोम होता है, इसका मतलब है कि वो जीरो है, यानी केवल एक सिंगल एक्स क्रोमोजोम है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो एक टीडा है इसमें टोटल 14 क्रोमोजोम है, और मान लीजिए कि 12 ऑटोसोम है और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोजोम है। तो नर होगा उसमें यहाँ पर 13 ही होंगे क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है, जबकि जो मादा होगी उसमें टोटल 14 होंगे। तो जब नर से युग्मक बनेंगे तो नर से युग्मक आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें ऑटोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोजोम होगा, यानी ऑटोसोम आधे होगी तो 6+X क्रोमोजोम होगा। और जो दूसरे युग्मक आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें ऑटोसोम के साथ कोई एक्स क्रोमोजोम नहीं होगा, तो उसमें 6+0 यानी टोटल 6 ही क्रोमोजोम होंगे। मादा जो होगी, मादा में सभी समान प्रकार के युग्मक बनेंगे जिसमें ऑटोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोजोम होगा, तो इसको हम 6+X के रूप में लिखेंगे। तो मादा इसमें होमोगैमेटिक होती है, सभी युग्मक समान प्रकार के बनते हैं। जबकि जो नर होते हैं वो हेट्रोगैमेटिक होते हैं, इसमें दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें एक्स क्रोमोजोम होगा और आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें एक्स क्रोमोजोम नहीं होगा। तो जब इस नर के दो प्रकार के युग्मकों के साथ इस मादा युग्मक का निषेचन होता है तो दो प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। अगर नर के ऐसे युग्मकों के साथ निषेचन होता है जिसमें एक्स क्रोमोजोम हो, तो ऐसी स्थिति में बनने वाली जो संतति होगी वो मादा होगी, क्योंकि उसमें दो एक्स क्रोमोजोम अब हो जाएंगे, तो एक माता से प्राप्त हुआ है दूसरा पिता से।
दूसरी संभावना यह बनती है कि नर के ऐसे युग्मक के साथ निषेचन हो जिसमें एक्स क्रोमोसोम नहीं है, केवल ऑटोसोम्स का हैप्लॉइड सेट है। ऐसी स्थिति में जो संतति पैदा होगी वो नर होगी, क्योंकि उसमें केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा जो उसकी माता से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण, जिसको XOXX सिस्टम कहा जाता है, यह ग्रासहॉपर में देखने को मिलता है। तीसरा जो गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की जो तरीका है या प्रणाली है वो पक्षियों में पाई जाती है, और पक्षियों में इन गुणसूत्रों का जो लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं इनको Z और W से रिप्रेजेंट किया जाता है। पक्षियों में जो है वो स्तनधारियों से थोड़ा उल्टा होता है। पक्षियों में जो नर होता है वो होमोगैमेटिक होता है, यानी नर में दो जो क्रोमोजोम होंगे वो दोनों समान होंगे, वो ZZ होंगे, जबकि मादा होती है वो हेट्रोगैमेटिक। नर जो होता है वो होमोगैमेटिक होता है, जबकि मादा होती है वो हेट्रोगैमेटिक या विषम युग्म की होती है। उसमें एक Z होता है और दूसरा जो क्रोमोजोम होता है वो W होता है। तो उसमें बिल्कुल अब आगे जो युग्मक हैं वो वैसे ही बनेंगे, लेकिन होगा उसमें उल्टा। तो नर में यहाँ पर एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, यानी उसमें ऐसे युग्मक बनेंगे जिसमें Z क्रोमोजोम या Z सेक्स क्रोमोजोम होगा। मादा में दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। आधे युग्मक ऐसे होंगे जिसमें Z वाला सेक्स क्रोमोजोम होगा, और आधे युग्मक यानी 50% युग्मक ऐसे होंगे जिसमें W वाला सेक्स क्रोमोजोम होगा। अब अगर निषेचन इस Z वाले क्रोमोजोम के साथ इस स्पर्म का होता है या इस नर युग्मक का होता है, ऐसी स्थिति में दोनों Z क्रोमोजोम आ जाएंगे तो नर पैदा होगा। और अगर इस W वाले अंडे का निषेचन इस Z वाले स्पर्म से होता है, ऐसी स्थिति में जो जीनोटाइप या जो है वो ZW हो जाएगा, तो मादा पैदा होगी। ये जो लिंग निर्धारण है ये Z और W क्रोमोसोम के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नर जो होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, यानी समान प्रकार के शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, जबकि मादा यहाँ पर हेट्रोगैमेटिक होती है। जबकि हमने मनुष्य की अगर हम बात करें तो उसमें उल्टा होता है। नर जो होता है वो विषम युग्म की या हेट्रोगैमेटिक होता है, वो दो प्रकार के शुक्राणु बनाता है, जबकि मादा होती है वो होमोगैमेटिक होती है। तो ये जो लिंग निर्धारण की व्यवस्था ये पक्षियों में देखने को मिलती है। एक अगली जो लिंग निर्धारण की जो सिस्टम है या प्रणाली है, जिसको अगुणित द्विगुणित व्यवस्था या हैप्लॉइड डायप्लॉइड सिस्टम कहते हैं। ये जो व्यवस्था है ये कुछ जो कीट हैं जैसे मधुमक्खी है, ततैया है, या कुछ चिंटियों में ये देखने को मिलता है। उनमें क्या होता है, जो नर होते हैं वो अगुणित होते हैं, यानी उनमें गुणसूत्रों का एक हैप्लॉइड सेट होता है, जबकि जो मादाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। मधुमक्खियों में अगर आप उसके सामाजिक संगठन को देखोगे तो आप मधुमक्खियों में आप देखते हो या आपने पढ़ा होगा कि तीन प्रकार की जो स्ट्रेन है उनमें देखने को मिलते हैं। ज्ञातियाँ जिसको कह देते हैं, तीन प्रकार की जो ज्ञातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। उसमें क्या होता है, नर जो होता है, एक नर होता है, दूसरी मादा या रानी मक्खी जिसको कहते हैं वो रानी होती है, और तीसरे श्रमिक होते हैं। श्रमिक जो होते हैं वो इनमें बंदे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी वो जनन नहीं कर सकते, वो युग्मकों का निर्माण नहीं कर सकते। युग्मकों का निर्माण श्रमिक वैसे जेनेटिकली वो मादाएं होती हैं लेकिन वो बंदे होती हैं। रानी जो मक्खी होती है वो मादा होती है लेकिन ये अंडों का उत्पादन करती है। नर जो होता है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पर भिन्नता ये है कि नर जो होता है वो अगुणित होता है, यानी उनके गुणसूत्रों का अगुणित सेट ही पाया जाता है, जबकि मादा जो होती है वो द्विगुणित होती है, उसमें 2n स्थिति पाई जाती है। अब श्रमिक जो होंगे वो भी 2n होंगे, लेकिन ये युग्मकों का निर्माण नहीं कर सकते, ये बंदे होते हैं। तो जनन में केवल रानी मक्खी ही भाग लेती है। तो यहाँ पर जो मादा है वो 2n या डाइप्लॉइड होती है। अब उसमें युग्मकों का निर्माण जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन से होगा, मियोसिस के द्वारा होगा, और मियोसिस के दौरान हमें पता है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो इससे जो बनने वाले जो अंडे हैं उन सभी अंडों में एन क्रोमोजोम यानी एन स्थिति होगी, वो एक गुणित होंगे, अगुणित होंगे, यानी आधे क्रोमोजोम उसमें होंगे। नर जो होता है उसमें युग्मकों के निर्माण के दौरान माइटोसिस होती है, क्योंकि इसमें मियोसिस हो नहीं सकती, क्योंकि गुणसूत्र जो हैं वो एक अगुणित समुच्चय के रूप में उपस्थित होते हैं, तो यहाँ पर गुणसूत्रों के जोड़े ही नहीं बनते। तो यहाँ पर माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या समान रह जाती है, तो एन गुणसूत्र या एन जो स्टेज वाले जो स्पर्म है वो बनते हैं। तो इस प्रकार से नर में शुक्राणु बन जाते हैं और मादा में अंडे बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो प्रकार की स्थिति बनती है। वो अंडे जो निषेचित हो जाते हैं, यानी जिसके साथ शुक्राणु है वो जुड़ जाता है, वो अंडे फिर वापस 2n या डाइप्लॉइड हो जाएंगे, और वो जो जाइगोट होंगे वो डाइप्लॉइड जाइगोट होंगे, और उनसे आगे जो विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप जो संतति बनेगी उसमें 2n अवस्था होगी और वो एक फीमेल बन जाएगी।
दूसरा, वो अंडे जो निषेचित नहीं होते हैं, यानी इसमें कुछ अंडे ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन नहीं हो पाता है, तो उससे बनने वो भी एक जायगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनमें भी विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं। उस जायगोट में भी आगे विभाजन प्रारंभ हो जाते हैं, और उससे जो संतति बनती है उसमें अगुणित अवस्था होती है, वो मेल बनता है, वो ड्रोन या मेल बनता है। तो ड्रोन या जो मेल होता है वो अगुणित होता है, जबकि जो मादा होती है वो द्विगुणित होती है। अब यहाँ पर जो भी फीमेल बनेगी, अब वो श्रमिक बनेगा या रानी बनेगा, वो इस बात पे निर्भर करता है कि इसको किस प्रकार का खाना दिया जाता है। जब तक छत्ते में रानी मक्खी मौजूद होती है तब तक बनने वाली सारी फीमेल जो है वो श्रमिक के रूप में ही विभेदित होती हैं, उसमें कोई नई रानी मक्खी नहीं बनती। लेकिन जब पुरानी जो रानी मक्खी है वो जब बूढ़ी हो जाती है या वो मर जाती है, ऐसी स्थिति में जो वहाँ पहले से मौजूद जो श्रमिक हैं उन वो क्या करते हैं, एक अंडे को या कुछ अंडों को उठाकर एक दूसरे प्रकार के कोष्ठक में या चेंबर में ले जाते हैं, जिसको रॉयल चेंबर कहते हैं, और वहाँ पर उसको एक विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है, एक जेली फूड उसको दिया जाता है, जिसको रॉयल फूड कहा जाता है, रॉयल जेली कहा जाता है। उस रॉयल जेली को खाने के कारण जो लार्वा जो लिया गया है वो लार्वा एक रानी मक्खी के रूप में विभेदित हो जाता है, और एक रानी मक्खी जो है वो ऐसा फेरोमोन्स जो है वो रिलीज करती है जिसके प्रभाव से बाकी जो श्रमिक हैं वो कार्य करते हैं, सुरक्षा का कार्य करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, लार्वा की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिंग निर्धारण की बात देखें तो जो नर होता है वो नर जो अगुणित होता है और उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं, जबकि मादा होती है वो द्विगुणित होती है और उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक बनते हैं। जिन अंडों में निषेचन हो जाता है वो द्विगुणित हो जाते हैं और वो मादाओं के रूप में विकसित होते हैं, और जिन अंडों में निषेचन नहीं होता वो अगुणित जायगोट होते हैं, और उनसे जो संततियाँ बनती हैं वो अगुणित मेल बनते हैं या नर बनते हैं। नर जो है वो जनन के बाद जैसे युग्मकों का निर्माण करते हैं उसके बाद वो मर जाते हैं, तो नर का जो जीवन काल होता है वो उसके जनन काल तक सीमित होता है। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन के कुछ जो तरीके हैं जो गुणसूत्रों के द्वारा निर्धारित होते हैं, जिसमें एक्स वाई सिस्टम, एक्स जीरो सिस्टम या एक्स ओ सिस्टम, जेड डब्ल्यू सिस्टम, हैप्लॉइड डाइप्लॉइड सिस्टम, जिसकी हमने चर्चा की है। इसी में एक जेनिक बैलेंस थ्योरी जो ड्रोसोफिला पे लागू होती है वो थोड़ी लंबी है, इसको मैं अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करूंगा। उसके साथ ही में एनवायरमेंटल जीन या लिंग निर्धारण और पादपों में लिंग निर्धारण की भी बात है वो अगले व्याख्यान में मैं करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।